हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं लाइट चैप्टर के 23 और 24 में पूछे गए सारे के सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले इस लाइट चैप्टर के पीवाईक्यूज की एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। साइंस के एक दो चैप्टर और पहले से हम अपलोड कर चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। इस वीडियो में जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपको पेपर में 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी देख लें कि केस बेस्ड स्टडी में लाइट चैप्टर से हर बार क्वेश्चन आता है और वो किस तरीके का पूछा जाता है और कैसे सॉल्व करना है। आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। पूरा टाइम पेपर में होता है, आपको 4 के 4 मार्क आपको पूरे के पूरे ऑब्टेन करने हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो, और उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अपने दोस्तों को इस वीडियो को भी शेयर कर दे, ताकि इसे देख लें। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, और यहाँ पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पॉज कर यहाँ से यहाँ तक आपसे रीड कीजिए, मैं डायरेक्ट पहले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपसे जो कह रहा है, ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और यहाँ पे लिख लूंगा मैं गिवन डाटा। गिवन डाटा मतलब क्वेश्चन का जीवन डाटा। अब देखिए कह रहा है डिटरमाइन द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, यानी आपको स्पीड ऑफ लाइट बतानी है। किस में बतानी है? डायमंड में बतानी है। तो क्वेश्चन मार्क लगाइए। आगे कह रहा है डायमंड इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम ये दिया है 2.42। नेक्स्ट कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये दिया है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है? बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला लगाना है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, और इसको लिखा जाता है n2/n1। और इसे वेलोसिटी की टर्म में लिखेंगे तो वेलोसिटी जो होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इतनी बात याद है आपको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 1 है तो ऊपर 1 आ जाएगा, और यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये फॉर्मूला यहाँ पर आप पहले से ही लिख लें, ताकि इससे जितने भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपसे पूछा क्या है? VD पूछा है, यानी स्पीड ऑफ डायमंड पूछा है। आपको VND पता है, तो हम इसको लगाएंगे VND इसकी जगह। तो आ जाएगा VND इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे ND/NV लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, देखिए इसकी जगह ये और इसकी जगह ये। तो 2 की जगह D लिखेंगे तो 2 की जगह D आ जाएगा, और 1 की जगह V लिखेंगे तो ये आ जाएगा। इज इक्वल टू कर देंगे, यहाँ 1 है तो 1 की जगह क्या लिखा V, तो यहाँ जाएगा V, और यहाँ पे D की जगह मतलब 2, तो यहाँ पे आ जाएगा VD। अब यहाँ पे देखिए क्या गिवन है आपको, ये वैल्यू आपको गिवन है। यहाँ पर कितनी गिवन है? 2.42। तो यहाँ लिख देंगे 2.42 इज इक्वल टू, इसे की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू है इसके इक्वल है, और इसकी वैल्यू पहले से आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पे देखिए वी की वैल्यू कितनी, यहाँ पे 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन। अब यहाँ पे चाहिए आपको VD यहाँ पे क्या करना है? फाइंड करना है। ये गया। अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो VD की जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 2.42। डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 300 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 8 अपॉन 242। 2 से कैंसिल करेंगे 1 2 1, और ये 150 टाइम्स आ जाएगा। अब इसका डिवाइड करेंगे तो सीधा सीधा आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 टाइम तो जाएगा ही जाएगा। कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम जाएगा, और बचेगा आपका जो बचा इसका लगभग 2 टाइम्स और चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर 8, और ये स्पीड है डायमंड की तो मीटर पर सेकेंड। आप इसे खुद से भी डिवाइड कर लें, डेसिमल के 2 डिजिट तक आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे इसे पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाटर एंड कार्बन डाइसल्फाइड आर। तो आपको देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। कौन सा क्वेश्चन है? ये सेकंड है। किस किस का गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? पहले ग्लास का है, तो Ng कितना दिया है आपको वैल्यू, यहाँ पे दिया है 1.5, तो 1.5। नेक्स्ट आपसे कह रहा है किसका? ये वाटर का है, तो Nw आ गया, और Nw का मीनिंग 1.33, तो यहाँ लिख देंगे 1.33। और नेक्स्ट दिया है कार्बन डाइसल्फाइड, CDS लिखेंगे इसे। कार्बन डाइसल्फाइड का दिया है आपको 1.62, तो ये आ गया 1.62।
इतनी बात ठीक है। रेस्पेक्टिवली इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट इन दिस मीडिया एट द सेम एंगल, यानी सेम एंगल पर इंसिडेंट होती है लाइट रे। ध्यान सुनिए कुछ इस तरीके से, अगर ये एंगल थीटा है इसके लिए, ग्लास के लिए, तो वाटर के लिए भी यही होगा और कार्बन डाइसल्फाइड के लिए भी यही होगा। नेक्स्ट कह रहा है देन राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन दीज मीडिया, यानी इन मीडियम में, जो आपको मीडियम दिया है ग्लास, वाटर और कार्बन डाइसल्फाइड में, ये इंसिडेंस एंगल जो है आई की वैल्यू सेम है, जितनी भी है वो सेम है। किस किस के लिए सेम है? ग्लास के लिए भी सेम है, और ये किसके लिए सेम है? वाटर के लिए और कार्बन डाइसल्फाइड के लिए। ये सभी के लिए सेम दिया है आपको। लेकिन आपसे पूछा है कि आर का वैल्यू बताइए, किसकी वैल्यू बताइए? आर की। तो आर जो होता है, आर जो होता है वो मीडियम पर डिपेंड करता है, और यहाँ तीनों मीडियम अलग अलग हैं, इसलिए आर की वैल्यू तीनों के लिए अलग आएगी। अब इसे हम कैसे देखें? तो यहाँ पर अभी जो थोड़ी देर पहले बताया था उसी को यूज करेंगे। तो एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। अब स्पीड ऑफ लाइट जहां पर ज्यादा होगी वो मीडियम होता है रेरर, तो वो कैसा हो जाएगा? रेरर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रेरर। तो वो जो मीडियम होगा जहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, इसका मतलब मीडियम हो जाएगा रेरर। ठीक है। इसका वाइस वर्सा देखें तो एन प्रोपोर्शनल वी, अगर यहाँ जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, ध्यान सुने, जहां पे स्पीड कम होगी, जहां पे स्पीड कम होगी वो डेंसर मीडियम होता है। तो डेंसर होगा तो इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम डेंसर। क्या लिखेंगे? डेंसर। इसका मीनिंग ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा वो मीडियम डेंसर होगा। कैसा होगा? डेंसर होगा। और वो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जहां पे स्पीड कम होगी, जहां पे स्पीड कम होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो डेंसर मीडियम होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे इन तीनों से हमें बताना है, तो इसका मतलब ये हुआ, पहले मैं इन्हें इसके ऑर्डर में लिखूंगा तो सबसे ज्यादा किसका, यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा है कार्बन डाइसल्फाइड का, तो एन कार्बन डाइसल्फाइड का सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद किसका है? Ng लिख देंगे यहाँ पे, और इसके बाद किसका आएगा? Nw का। इतनी बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि इसकी जो वैल्यू है, ध्यान से देखिए, इसकी जो वैल्यू है सबसे कम है 1.33, इन दोनों के कंपेयर में ये कम है, तो इसकी वैल्यू कम है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो इसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? ज्यादा। और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो रेरर मीडियम होगा। कैसा मीडियम होगा? रेरर। तो इसका मतलब वाटर के लिए जो मीडियम होगा वो रेरर होगा। कैसा होगा? रेरर। और रेरर है इसका मतलब यहाँ पे स्पीड जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो स्पीड ज्यादा होगी, जैसे ही दूसरी मीडियम में एंट्री करेगा, यहां से ये एंट्री करेगा तो ये दूर चले जाएगा, क्योंकि ये कौन सा है? कौन सा मीडियम है? ये रेरर मीडियम है। तो ये जो एंगल है ये ज्यादा हो जाएगा। सबसे ज्यादा एंगल किसका हो जाएगा? इस वाले का। तो यहां पे मैं लिख दूंगा W, यानी R की जो वैल्यू होगी वाटर के लिए सबसे ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें, इसके बाद आ रहा है, ये देखिए ये सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो यहाँ पे देखें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वहां पे वेलोसिटी हो जाएगी कम, और जहां वेलोसिटी कम वहां पे कैसा हो जाएगा? मीडियम, डेंसर। और डेंसर जहां पर भी होगा वहां पे स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाएगी, यानी ये ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी, तो ये एंगल आर आ जाएगा, यानी ये कैसा हो जाएगा? ये सबसे कम हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा RCDS, ये एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? RCDS ये एंगल हो जाएगा। तो इसके लिए आ जाएगा कुछ ऐसा, और लास्ट में क्या बचता है आपका? ये हो गया, ये हो गया, बचा NG, तो ये आ जाएगा एंगल RG। ये इसका आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? सीधा सीधा मैं दोबारा लिखता हूं, सबसे कम जो होगा RCDS के लिए होगा, कार्बन डाइसल्फाइड के लिए, इससे ज्यादा होगा R ग्लास के लिए, और इससे भी ज्यादा होगा RW के लिए। यानी आप ये कह सकते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम उसका R ज्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा उसका R सबसे कम, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का काम होता है डेंसर मीडियम, और डेंसर मीडियम का मतलब हो गया स्पीड को कम कर देना। यहां पर इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे आप रीड कीजिए। ये दो पार्ट हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे देखिए, ये देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में दो दिए हैं और करके दिया है, ए में दो पार्ट है और यहाँ पे बी दिया है, कोई सा भी आप इस यहाँ पे अटेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिस एंड इन वाटर इज दिस। तो स्पीड ऑफ ग्लास दिया है, थर्ड का ए की बात कर लें, किसकी बात कर लें? थर्ड के ए की। तो स्पीड ऑफ ग्लास, तो स्पीड ऑफ ग्लास यानी VG की बात हो रही है, कितना दिया है? द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट कह रहा है एंड इन वाटर इज, तो वाटर में जो दी है इसकी स्पीड कितनी दी है?
2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इतनी बार। ठीक है, अब आपसे पूछा है विच वन ऑफ द टू इज ऑप्टिकली डेंसर एंड वाई, यानी आपको ये बताना है इनमें से कौन सा मीडियम डेंसर होगा और क्यों होगा। तो ये बिल्कुल अभी वाले क्वेश्चन वही टॉपिक पे चल रहे हैं, तो आप याद कर लें ये वाला टॉपिक आपको फिर से इस बार भी पूछा जा सकता है। ये उम्मीद करेंगे बार बार ये क्वेश्चन पूछा रहा, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। तो यहां पे देखिए, जिसकी स्पीड ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, ठीक है ना। अब इसका अपोजिट कर सकते हैं हम, इसका अपोजिट क्या करेंगे, जिसकी स्पीड कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो कैसा हो जाएगा मीडियम, डेंसर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डेंसर, एन प्रोपोर्शनल हो गया डेंसर के। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी स्पीड हो जाएगी कम, और स्पीड कम होने का मतलब है वो मीडियम होगा डेंसर। स्पीड कम होने का मतलब मीडियम कैसा होगा, डेंसर। स्पीड ज्यादा है तो कैसा हो जाएगा, रेयर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि स्पीड किसकी कम है, स्पीड किसकी कम है भाई, ग्लास की कम है। तो स्पीड ग्लास की कम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये डेंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे स्पीड देखिए वीजी और वीडब्ल्यू में, देखिए ये स्पीड कैसी ज्यादा है, 2.25 है, बाकी सब सेम है। तो ये स्पीड ज्यादा है, यानी स्पीड ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां कम होगा वो मीडियम रेयर होगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है डेंसर, क्या पूछा है, कहां गया भाई, ये पूछा है ऑप्टिकली डेंसर। तो क्या होगा, ऑप्टिकली डेंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला आप लिख देंगे ऑप्टिकली डेंसर। बिकॉज क्यों लिखेंगे इसे, बिकॉज the speed of light in glass is less than compared to the speed of light in water। क्लियर है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सारी चीजें आप लिख के दिखाएं पेपर में, तभी आपको मार्क पूरे के पूरे गिवन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब कह रहा है आपसे पार्ट बी, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली एट द वाटर ग्लास इंटरफेस व्हेन इट एंटर्स अ थिक ग्लास कंटेनर फिल्ड विद वाटर। ध्यान सुनिए, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, यानी नॉर्मली तो लाइट रे जो नॉर्मल पे आ रही है कुछ ऐसे, ध्यान सुनिए ऐसे आ रही है, और इस कंडीशन में आई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब ये कह रहा है ऊपर का क्या है, यहाँ पे वाटर ग्लास है, तो हम इससे वाटर लिख देंगे, और नीचे जो है ग्लास है, यानी वाटर से ग्लास में लाइट रे एंट्री कर रही है। आई कह रहा है व्हाट विल हैपन टू द पाथ ऑफ द रे आफ्टर एंटरिंग द ग्लास, यानी जब वाटर से ग्लास में लाइट रे जाएगी तो उसका पाथ क्या होगा, स्ट्रेट रहेगा, क्योंकि एंगल आई देन आर आल्सो 0। इफ एंगल आई इज 0 देन आर आल्सो 0। तो इसमें एंगल आई और एंगल आर कैसे हो जाएंगे, 0। तो यहां लिख देंगे एंगल आई इक्वल टू 0 देन एंगल आर आल्सो 0। बस इसमें और ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, गिव रीजन देना है तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना 0 है, इसलिए आर भी 0 हो जाएगा और स्ट्रेट क्या है वो निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है ये और करके दिया है, और का मीनिंग ये हुआ या तो आप थर्ड को देखें, ये और ये तो कंपलसरी करने ही करने हैं, आप थर्ड में से या तो पार्ट ए को करें या पार्ट बी को करें, किसी एक पार्ट को यहां पर आपको करना है, बाकी आपकी मर्जी है कौन सा करते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर, तो आपको दिए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं किसके, वाटर के और ग्लास के। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया है, यहां पे देख सकते हैं 4/3, तो ये आ जाएगा 4/3। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेक्स्ट उसका दिया है यहाँ पे वाटर के बाद ग्लास का दिया है, तो यहाँ ग्लास का लिखेंगे, और ग्लास का आपको दिया है 3/2, तो 3/2। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना गिवन है आपको, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10 की पावर 8, 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आपसे पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये बताना है आपको। और नेक्स्ट पूछा है ये आप देख सकते हैं वाटर में, तो ये स्पीड बतानी है, बिल्कुल सही है। वो पहले वाले जो फॉर्मूले हम यूज कर रहे हैं वही आएगा। तो क्या आएगा, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए आप लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, दो मीडियम है, इस तरीके से लिखेंगे। तो Ng वाला आएगा ऊपर और Nw वाला आएगा नीचे, और यहाँ पर आप लिखेंगे कि Vw आएगा यहाँ पर और Vg आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए Ng की वैल्यू गिवन है ये गई, Nw की वैल्यू ये वाली दी है, Vw की वैल्यू क्या करना है आपको, फाइंड करना है। तो Vw की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ जाएगी, Vw की वैल्यू यहाँ हम फाइंड करेंगे, और Vg की वैल्यू आपको गिवन है। तो फिर से सुनिए, Vg की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, Ng की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, Nw की यहाँ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से Vw जो निकल के आएगा ये आ जाएगा Ng/Nw,
और इसको मैं इधर भेज दूं तो ये VG हो जाएगा। तो यहां से VW की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इसे खुद से ट्राई कीजिए। और पूछा है VV की वैल्यू पूछी आपसे, किसकी पूछे? VV की। तो VV की पूछे तो आपको क्या क्या गिवन है, देखिए यहाँ पे G की वैल्यू ये गिवन है और G की वैल्यू ये गिवन है। तो इस वाले से हम फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हैं N इजकल टू C/V से, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ आपको वेलोसिटी पूछे तो यहाँ पे G लगाइए और यहाँ पर भी G लगाइए। तो C इजकल टू हो जाएगा NG मल्टीप्लाई विद VG मल्टीप्लाई विद VG। NG की वैल्यू लिखिए और VG की लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर आए वही हो जाएगा। यहाँ पे NG की कितनी है, देखिए यहाँ पे NG है 3/2। तो मैं यहाँ से करता हूँ 3/2 मल्टीप्लाई विद VG की कितनी है 2 × 10⁸ और 2 से 2 कैंसिल, तो आएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये किस में आ जाएगी, वैक्यूम में। वैक्यूम का मीनिंग हो गया VV, यानी C से नोट करते हैं, मैंने यहाँ पे VV किया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरीके से VW की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। और ये पहला क्वेश्चन जो कि 24 सेट 4 के फर्स्ट में आपसे पूछा गया है, 4 मार्क का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, इसे भी आप पूरा रीड कीजिए, आपका काम है, इसे पॉज करके रीड कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द नेचर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है इकट्ठा करना, डाइवर्जेंट यानी फैलाना। आगे कह रहा था कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर। आपको पावर दी है, यहाँ पे देखिए पार्ट ए की बात कर रहे हैं। पावर दिया आपको +4 डायोप्टर और यहाँ पे दिया -2 डायोप्टर। तो एक तो लेंस दिया आपको कॉन्वेक्स और एक दिया है कॉनकेव। और ध्यान सुना, कॉनकेव के लिए पावर नेगेटिव होती है, यानी F भी नेगेटिव होता है। कॉन्वेक्स के लिए P जो है पावर जो पॉजिटिव होती है और F भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो P जो आएगा वो हो जाएगा P1 + P2। वैसे यहाँ पे ये लिखा है, इस तरीके से निकालते हैं। तो पहली पावर कितनी है, आप देख सकते हैं +4D, तो यहाँ लिख देंगे +4D। नेक्स्ट वाली है -2D, ये देखिए -2D है क्या, हाँ -2D है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2D आ गया, यानी पावर आ गई आपकी पॉजिटिव, और पावर पॉजिटिव है यानी F भी पॉजिटिव होगा। और ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस को हम कहते हैं कन्वर्जिंग, क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग या कन्वर्जेंट। तो पहले का आंसर होने वाला है ये कन्वर्जेंट। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लिखेंगे, पार्ट ए लिखेंगे और आंसर लिख देंगे कन्वर्जेंट क्यों होगा, इस तरीके से सॉल्व करके आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर। एक पावर दी है और इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ पावर, और यहाँ पे कर देंगे 100 क्योंकि ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि पावर इक्वल टू होता है 100/F, ये क्या हो सेंटीमीटर में हो। और आप ऐसे भी कर सकते हैं पावर इक्वल टू 1/F, जब F इसमें आए मीटर में, तो हम सेंटीमीटर में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर में कन्वर्ट कर लेना बाद में। तो यहाँ पे दिया है लेंस ऑफ पावर कितना दिया है, ये लिखेंगे यहाँ पे 100/P की वैल्यू कितनी है -2.5, डेसिमल हटाइए, 0 हटाइए, 25 से 4 टाइम्स और 0 ये, तो F की वैल्यू आ जाएगी -40 सेंटीमीटर। और ये नेगेटिव आया है, इसका मतलब ये कॉनकेव लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब डाइवर्जिंग, पूछे तब, नहीं तो इसमें सिर्फ आपसे पूछा है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का आंसर यहाँ पे आप लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट बी भी यहाँ पर सॉल्व होता है। पार्ट सी की बात करेंगे तो पार्ट सी आपसे क्या कह रहा है, पार्ट सी आपसे कह रहा है ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द नेचर एंड पोजीशन ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर। तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर दी है, तो ये पार्ट हो गया सी। तो P की जो वैल्यू दी है आपको प्लस यहां पर लिया है 0.1 डायोप्टर, कितना दिया है 0.1 डायोप्टर। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर, तो F की वैल्यू निकालेंगे तो 100/P आ जाएगा। अब ये आ गया 100/P यानी 0.1, और डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो F की वैल्यू आ गई, यहाँ पर ध्यान से देखिए 1000 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 1000 सेंटीमीटर आया है। तो कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है, इसलिए F की वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि इसमें लिख रहा है ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब कह रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, U की वैल्यू आप यहाँ पे देखिए कितना दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है, और ये आ जाएगा माइनस में इट्स ऑप्टिकल सेंटर। तो अब ध्यान सुनिए कौन सा दिया है आपको, ये वाला दिया है लेंस। कौन सा लेंस है ये, देख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ पे कहीं इसका F1 होगा, यहाँ कहीं इसका 2F1 होगा जिसको हम C1 कहते हैं, और यहाँ कहीं इसका F2 होगा, और यहाँ कहीं इसका 2F2 होगा जिसको हम C2 कहेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये 1000 सेंटीमीटर है,
क्या ये बात सही है? क्योंकि 0.1 दिया है, 0.1 यहाँ लगाएंगे, पावर लगाएंगे, डेसिमल टेगा इतना आ जाएगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन सही है हमारी। तो ये 1000 सेंटीमीटर दिया है और ऑब्जेक्ट रखिए 20, यानी यहाँ पे रखिए ऑप्टिकल सेंटर ऑफ इसके बीच में रखिए, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, एक पैरेलल भेजेंगे, पैरेलल जो जाती है वो फोकस से जाएगी, पैरेलल जो आती है वो कहां से आती है? फोकस से जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आपको कहां करनी है? ऑप्टिकल सेंटर से ड्रॉ करनी है, जो कि ऐसे ही चली जाएगी और कहीं नहीं मीट करेंगी, ये लगभग कहीं नहीं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये एक दूसरे को आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन कुछ इस तरीके से यहाँ पे एज्यूम होंगी। तो इस कंडीशन में जो इमेज बनेगा ये हो जाएगा ए डैश बी डैश और ये ऑब्जेक्ट होगी ए बी, ठीक है ना। और कैसा बनेगा? ये वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और एनलार्ज होता है। वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और एनलार्ज होता है। ये एक स्पेशल कंडीशन है, इसको आप याद कर ले। कॉन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी है तो इसका इमेज जो बनेगा इन दी सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहां ऑब्जेक्ट रखी है उसी साइड में इसका इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट से लार्ज होगा यानी एनलार्ज होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। और यही कंडीशन कॉनकेव में आती है, कब? जब पोल और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो वहां पे बिहाइंड द मिरर होता है, एनलार्ज होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है। इतनी बात क्लियर है? इस तरीके से इसका डायग्राम आप क्लियरली आप शो कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे रीड कीजिए और ये और करके दिया है, आप इन डायग्राम को स्केल की हेल्प से ठीक से बनाएं। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है हाउ इज ए वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस डिफरेंट फ्रॉम दैट फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव लेंस। अब देखिए कह रहा है हाउ इज ए वर्चुअल इमेज, जो वर्चुअल इमेज होता है, कौन सा इमेज होता है? वर्चुअल इमेज जो होता है इसकी बात कर रहे हैं। तो वर्चुअल इमेज लिखता हूं यहाँ पे, वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज, अब वर्चुअल इमेज की बात हो रही है, वो भी किससे हो रही है भाई? लेंस से हो रही है। तो लेंस की बात कर ले। अब लेंस कितने टाइप के हो गए आपके पास? दो टाइप के, एक हो गया कॉन्वेक्स और एक हो गया आपके पास कॉनकेव। दो लेंस हो गए, एक कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। इसमें जब वर्चुअल बनता है तो अभी जो बताया था उसी कंडीशन बनता है सिर्फ, यानी ऑप्टिकल सेंटर और F1 के ऑब्जेक्ट, F1 यानी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखी होती है तब वर्चुअल इमेज बनता है और एनलार्ज बनता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एनलार्ज बनेगा इस कंडीशन में। कैसा बनेगा? एनलार्ज। और कॉनकेव जो है हमेशा वर्चुअल बनाता है लेकिन बनाता है डिमिनिश्ड। कैसा बनाता है? ये डिमिनिश्ड बनाता है यानी छोटा, ये हमेशा डिमिनिश्ड बनाएगा। इतनी बात ठीक है। तो आपसे पूछा हाउ इज ए वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स लेंस डिफरेंट फ्रॉम दैट फॉर्म बाय ए कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस से डिफरेंट कैसा होगा? तो आप लिख सकते हैं क्योंकि डिमिनिश्ड बनाएगा और ये कैसे बनाता है? एनलार्ज बनाता है वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट पूछा है अंडर व्हाट कंडीशंस डू अ कॉन्वेक्स एंड अ कॉनकेव लेंस फॉर्म वर्चुअल इमेज। तो देखिए किस कंडीशन में कॉन्वेक्स लेंस ऐसा करता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड O यानी ऑप्टिकल सेंटर, इस कंडीशन में होता है। और इसमें कौन सी कंडीशन आती है कॉनकेव में? कॉनकेव में बताइए ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस हो? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, यानी ऑप्टिकल सेंटर होगा और इन्फिनिटी। तो यहां लिख सकते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर O, ये इसके लिए कंडीशन है। ये दोनों चीजें आपको लिखनी है अंडर व्हाट कंडीशंस। तो कौन सी कंडीशन होगी? अगर कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं तो बिटवीन F1 एंड O, अगर कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो F1 एंड O के बीच होना चाहिए ऑब्जेक्ट। कहां पे होनी चाहिए? ऑब्जेक्ट होनी चाहिए यहाँ पर। किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए बात हो रही है। और कॉनकेव के लिए करना है तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये इसकी कंडीशन हो जाएंगी। क्लियर? चलिए याद कर लेना इन कंडीशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए ये कुछ डायग्राम दिया है, इसे आप रीड कीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह। लिस्ट टू एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। देखिए कॉनकेव मिरर की आपको दो एप्लीकेशन बतानी है, कहां पर यूज होता है। तो कॉनकेव मिरर जो है हमेशा एनलार्ज इमेज के लिए यूज होता है। तो एनलार्ज इमेज कौन आता है? तो डेंटिस्ट यूज करते हैं, डेंटिस्ट, ध्यान रखना कौन करते हैं इसे? डेंटिस्ट यूज करते हैं। सेविंग मिरर में यूज होता है, ये कहाँ होता है? सेविंग मिरर में यूज होता है। सेविंग जो करते हैं सेविंग मिरर में यूज होता है। और हेडलाइट ऑफ द कार में होता है, दो पूछे में दो लिख दिए, हेडलाइट ऑफ द कार में होता है, वहां पे लिख सकते हैं। और कहाँ होता है? ये फर्नेस में यूज होता है, जो भट्टियां होती है वहां पे सनरेज को इकट्ठा करने के लिए भी यूज होता है। तो इसके दो पूछे, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, जो याद हो वही। नेक्स्ट देखिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस इज 15 सेंटीमीटर, डिस्टेंस दिया, इफ द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर।
अब इसमें आपसे पूछा है, ये कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर, यानी मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस दी आपको, कहां से कहां तक दी है, ये जो है आपका पी जो होता है पोल और ये जो होता है फोकस, इसके बीच की डिस्टेंस कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन मिरर, मिरर यानी पोल की बात कर रहा है, एंड प्रिंसिपल फोकस यानी इसकी बात कर रहा है, ये दिया आपको 15 सेंटीमीटर। तो एफ की वैल्यू यहां पे ही लिख देता हूं मैं, एफ की वैल्यू दी आपको 15 सेंटीमीटर। और ये कौन सा मिरर है, अगर ये कॉनकेव की बात हो रही है तो आप यहाँ पे नेगेटिव लगा सकते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो मैं नेगेटिव लिख देता हूँ, ये कॉनकेव है। आगे पूछ रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द इमेज, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं। एफ इजकल टू होता है आर अपॉन टू, तो आर इजकल टू हो जाएगा 2f, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद 15, ये आ गया 30 सेंटीमीटर। और ये नेगेटिव लगाना चाहो तो आप नेगेटिव लगा सकते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर के लिए एफ और आर दोनों ही नेगेटिव होते हैं, इस साइड आते हैं। नेक्स्ट देखिए, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ये अभी जो बताई थी वही कंडीशन है। कॉन्वेक्स में क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट होती है, तो वर्चुअल, ठीक है, इरेक्ट और सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म होता है और एनलार्ज भी होता है। ये किसके लिए, लेंस के लिए। मिरर में बात कर लें तो P और F के बीच में ऑब्जेक्ट जो उसका इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर होगा, एनलार्ज होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, ये आपको आता होगा, उम्मीद कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर रीड कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है इसमें, देखिए सी वाले में या तो ये करना है या करना और में से, फर्स्ट और सेकंड कंपलसरी ये करने ही करने, तो सी वाले में से या तो आप इसे कीजिए, डायग्राम बना के खत्म कीजिए मामला, 2 मार्क आपने ऑब्टेन कर लिया। और एक चीज और ध्यान रखना, उसमें आपको जो रेज दिखाते हैं उनमें एरो यूज करना है। अगर आप एरो यूज नहीं करेंगे तो आपका मार्क डिटेक्ट कर दिया जाएगा। सो यू शुड हैव टू यूज एरोज इन दी फिगर और डायग्राम। नेक्स्ट देखिए, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट कितनी है 10 सेंटीमीटर इन साइज, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है आपको, ये 10 सेंटीमीटर दिया है। नेक्स्ट पूछ रहा है इज प्लेस्ड एट 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, तो यू की वैल्यू आपसे कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर है इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। इफ इट्स इमेज इज फॉर्म एट द सेम पॉइंट, इफ द सेम पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, और देखिए ये कह रहा है कि इसका इमेज उसी पॉइंट पर बनना है जहां पे ऑब्जेक्ट रखी है। और कॉनकेव मिरर में ऐसी कौन सी कंडीशन होती है, बिल्कुल बताइए कहां पे होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, बिल्कुल सही। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात होगी तो ये P हो जाएगा, यहाँ पे कहीं F होगा और यहाँ पे कहीं C होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसका इमेज भी यहीं पे फॉर्म होता है। मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ही होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट है AB तो इसका इमेज बन जाएगा A', B'। इन्वर्टेड होगा और रियल होगा और सेम साइज होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की है, तो ये 10 सेंटीमीटर की है, तो ये भी कैसा होना चाहिए 10 सेंटीमीटर का, सेम साइज का होता है। आगे कह रहा है 100 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ये आपको दी है 100 सेंटीमीटर जहां पे फॉर्म हो रहा है। क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा होगा। आगे कह रहा है मेरा इफ इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, फाइंड। तो आपको पहली कंडीशन बतानी है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो फोकल लेंथ बतानी है, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस जो होती है, यानी PF की PC की बात कर ले, किसकी बात कर ले, PC की। तो PC यानी P से C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है वो दी आपको 100 सेंटीमीटर, उसे कहते हैं R, तो ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। और F की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा R/2 यानी 100/2, और ये आ गया आपका 50 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, इसमें बात हो रही है मिरर की, यानी कौन के मिरर की बात हो रही है, तो आप इसे नेगेटिव लिखें, ये भी नेगेटिव आएगा, यहां भी नेगेटिव आएगा, यहां पर भी नेगेटिव आएगा। तो ये इस तरीके से पहले का फोकल लेंथ निकल के आ जाएगी। क्या निकल आएगी, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो मैं यहां लिख दूंगा F = -50 सेंटीमीटर। क्लियर है, बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कह रहा है मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म विद साइन एज पर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है M = होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = -V/U। तो U की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपको दिया -100, तो 100 दिया, यहाँ नेगेटिव लगा दो, ये U की वैल्यू होगी V का मतलब कहां पे बना है, तो ध्यान सुनिए, यहाँ पे इमेज बना है, तो ये देखिए ऑब्जेक्ट भी यहाँ, ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक डिस्टेंस दिए, तो यहीं पे इमेज बनाया, तो ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस कैसी है, सेम है। तो ये भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे सेम आ जाएगा, ये 100 लिख देंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा,
और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी v की नेगेटिव आएगी, इस साइड बना है तो ये आ जाएगा माइनस से माइनस और ये माइनस के 1। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई माइनस के 1। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। और ये जो है आप अच्छे से अरेंज करके सॉल्व कर लें अपनी नोटबुक पर, ताकि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो आप आराम से कर पाएं। आपको एक भी नंबर नहीं गंवाना है, पूरे के पूरे आपको ऑब्टेन करने हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी एक और मेथड बता रहा हूँ, एफ की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, यहाँ से निकाल सकते हैं। यू की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है और आप मिरर फॉर्मूला लगाइए और वी की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए और ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 24 में सेट 5 में आपसे पूछा गया है। ये सारे के सारे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन यानी 4 मार्क के आते हैं। यहाँ पे देखिए, डिफाइन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के क्या बताना है आपको, प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन बतानी है। ये क्या, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो P और C को क्या करती है, ज्वाइन करती है। इट इज ए स्ट्रेट लाइन, इट इज ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइन P एंड C, ठीक है ना। तो सीधा सीधा आप लिख सकते हैं। आगे पूछा है, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, बी की। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट होती है पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसे मैं आपको एज्यूम कराता हूं। यहां देखिए, ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया P यानी पोल, और यहाँ कहीं होगा F और यहाँ कहीं होगा C। अब आपसे कह रहा है ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव मिरर पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो इस तरीके से पैरेलल आएगी। और तुम्हें पता है ये कहां से आती है, फोकस से आती है। रूल तो पता होंगे, पैरेलल आती है कहां से आती है, फोकस से। आगे पढ़ लेते हैं, कुछ ऐसा ही कह रहा होगा। इफ दिस रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर पासेस थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम अ पॉइंट, यानी एक पॉइंट से आती है, वो पॉइंट फोकस हो गया। इसने नेम नहीं लिखा तो ये फोकस है, हमारी तरफ से फोकस है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर है। ये 10 सेंटीमीटर क्या है, PF, और PF का मतलब फोकस। ये दिया आपको 10 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है, नेगेटिव लगा दीजिए। आगे कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द, कितना इजी क्वेश्चन है, रेडियस पूछिए, सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है। तो R इक्वल टू हो जाता है 2F। क्यों, क्योंकि F इक्वल टू आपको याद होगा R/2। तो ये वैल्यू लगाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई विद F यानी 10, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। और यहाँ लगा दें नेगेटिव कॉनकेव मिरर के लिए। कन्फर्म है, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था, यहीं पे सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सी का पार्ट 1, सी में से कोई एक करना है, चाहे तो पार्ट 1 कीजिए चाहे पार्ट 2 कीजिए। ये कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां पर रखी है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखी है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पोल। तो यू की जो वैल्यू है ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, वो भी नेगेटिव, बिकॉज यू इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल कंडीशंस। नेक्स्ट देखिए, पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है, देखो कॉन्वेक्स फॉर कॉन्वेक्स, फॉर कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो, F इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। आएगा फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी V की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और यहाँ पे देखना मिरर है, तो मिरर फॉर्मूला लगाइए 1/F इक्वल टू 1/P प्लस 1/U। क्लियर है ये बात। V की वैल्यू निकालनी है तो 1/B, यहाँ पे आ जाएगा 1/F माइनस 1/U। ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। F की वैल्यू कितनी है आपके पास, 15 है, 15 लिखिए, माइनस लगाइए। U की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो सॉरी 10 है, तो यहाँ 10 लिखिए। और इसका एलसीएम आप देख सकते हैं कितना आएगा, 30 एलसीएम आएगा। कितना आएगा, 30, और यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3, तो ये आ जाएगा 3, और ये आ गया आपका 5/30, और ये कैंसिल आउट करेंगे तो 1/6, और ये 1/V की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू, 1/V इक्वल टू 1/6, तो V की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। और कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स में आपको पता है इमेज जो है कहाँ बनता है, पीछे बनता है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव ही आना चाहिए। ये इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपको लगा देंगे, पॉजिटिव लगा देंगे। ये ठीक है, ये भी सॉल्व होता है, इसको नोट कीजिए, मैं यहाँ से इरेज करता हूँ, कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे और करके पूछा है, और में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। यहां कह रहा है ए मिरर फॉर्म से वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। देखिए वर्चुअल बना रहा है, इरेक्ट बना रहा है और डिमिनिश्ड बना रहा है। इसका मतलब अगर ये मिरर की बात हुई, सिर्फ इतनी बात से आप पता कर सकते हैं कि वर्चुअल है, कैसा है, वर्चुअल है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसने कंडीशन जोड़ दी डिमिनिश्ड। क्या जोड़ दी, डिमिनिश्ड। अब अगर ये लेंस होता तो ये होता कॉनकेव। कौन सा लेंस होता, कॉनकेव लेंस।
डिमिनिस्ड के लिए। अगर एनलार्ज होता तो कॉन्वेक्स लेंस होता। और अगर ये मिरर की बात कर रहा है तो ये कॉन्वेक्स मिरर होगा। कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स मिरर। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। डिमिनिस्ड इमेज फॉर्म करता है कॉन्वेक्स मिरर, और कॉनकेव मिरर जो है एनलार्ज यानी बड़े इमेज, मैग्नीफाइड इमेज को फॉर्म करता है, और कॉनकेव लेंस जो है डिमिनिस्ड करता है, वर्चुअल करता है। तो वर्चुअली कंडीशन में ये दोनों कंडीशन आती हैं। आगे कह रहा है आपसे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ दिस मिरर। तो बिल्कुल हो गया, ये वाला होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। बिल्कुल हो जाएगा, क्या दिक्कत है, इसमें हम कर सकते हैं। क्या करना है? कॉन्वेक्स, तो भाई कॉन्वेक्स ले लो, ये कॉन्वेक्स हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी ऑब्जेक्ट रखिए, यहाँ पे कहीं इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी और पी के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखिए, और यहाँ से एक पैरेलल रेज गुजारिए। इसका काम होता है डाइवर्ज करना, तो डाइवर्ज कर दीजिए, और इसको हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ कहीं इसका एफ होगा, और एक कहीं सी के लिए ले जाइए, एक यहाँ से सीधा ले जाइए सी के लिए, और सी से वापस आएगा, इसको हम ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, तो यहाँ पे कट करेगा, यानी पी और एफ के बीच में बनेगा। तो ऑब्जेक्ट इमेज का बनेगा बिटवीन पी एंड एफ। तो इमेज फॉर्म्ड बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है ना। तो ये डायग्राम आप अच्छे से बना लें, मैं थोड़ा जल्दी में बना रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये डायग्राम आप बना लें, इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पे ये शायद 24 का क्वेश्चन है। कब पूछा गया? ये 2024 में। अब ये जो क्वेश्चन है 24 में पूछा गया, एक और क्वेश्चन इसमें आगे आने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 23 में पूछा गया, और ये डाटा देखिए 45, 20, 30, 15, ये सारे के सारे डाटा सेम है। देखिए रिपीट किया गया है क्वेश्चन, यानी फिर से कह रहा हूं आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलते हैं। प्रैक्टिस कर लीजिए, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल देंगे, बाकी आप कहें तो समझ सकते हैं, वो सेम होता है। आपसे ये गिवन डाटा कहा है, केस दिए 1 2 3 केस है, मिरर ABC है, फोकल लेंथ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया, वो भी सेंटीमीटर में दिया है। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं सीधा सीधा। अब आपको एज्यूम करना है कहां पर ऑब्जेक्ट रखी होती है, कहां इमेज बना होता है, बस इतना देखना है और आंसर आ जाएगा। ये पूछा है इन विच वन ऑफ द अबव केसेस, यानी ये जो केस दिए तीन, इनमें से बताना है इन विच वन ऑफ द अबव केसेस द मिरर विल फॉर्म ए डिमिनिस्ड, यानी आपको बताना है इन तीनों केस में से कौन से ऐसे मिरर की कंडीशन है ABC में से कौन सा ऐसा मिरर होगा जो डिमिनिस्ड इमेज फॉर्म करता है। अब डिमिनिस्ड इमेज फॉर्म करेगा, जस्टिफाई और आंसर, आपको अपना आंसर भी बताना है, ये आपको याद रखना है। और पहली बात मिरर देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर लिखा है? कॉनकेव मिरर। अब इसकी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, बहुत इजी ट्रिक थी, आप उससे सारी बातें याद कर सकते हो, और क्या है इस क्वेश्चन के लिए वो बड़ा काम आएगी। देखिए यहाँ पे होता है P, यहाँ कहीं F, यहाँ कहीं C। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है नंबर 1, तो इमेज बनता है यहाँ पर पॉइंट साइज। कैसा बनता है? पॉइंट साइज होता है, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर आती है, ये कंडीशन पहली है फोकस पे, तो इमेज जो है यहाँ पे आता है, और ये 2 कंडीशन हो गई, और यहाँ पर जो इमेज होगा ये डिमिनिश्ड होगा। कैसा होगा? ये डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट C पर आएगी तो इमेज भी कहाँ पे बनेगा? C पर बनेगा, ये तीसरी कंडीशन। और यहाँ पे कैसा होता है? सेम साइज होता है। कैसा होता है? सेम साइज होता है। फोर्थ कंडीशन, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो ये फोर्थ कंडीशन है, तो इमेज इसका यहाँ पे आएगा, और आप यहाँ पे लिखेंगे एनलार्ज हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? एनलार्ज। और ये क्या है? बियॉन्ड C है। कहाँ पर? ये बियॉन्ड C, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अगर ऑब्जेक्ट F पर है तो फिफ्थ कंडीशन में, तो इमेज इसका जो बनता है ये हाईली एनलार्ज होता है। कहाँ पे बनेगा? इन्फिनिटी पर बनेगा, और कंडीशन हो जाएगी 5। और 6 कंडीशन आप जानते ही हो, जो बार बार बना रहे हैं हम, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इसका इमेज यहाँ बनेगा। इस 6 कंडीशन में वर्चुअल होगा, रियल होगा, और ये एनलार्ज होगा, बिहाइंड द मिरर होगा, ठीक है ना। ये सारी कंडीशन होती हैं, बस आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक को पहचाने। यहाँ पे आपने सबसे पहले फोकल लेंथ देखनी है, तो फोकल लेंथ क्या है? यहाँ पे 20 है। कितनी है? 20 है। अब ऑब्जेक्ट देखिए डिमिनिश्ड बनना है इस कंडीशन 2 वाले में, 2 का मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ होनी चाहिए C से ज्यादा, तो ऑब्जेक्ट जो होनी चाहिए C की डिस्टेंस से ज्यादा होनी चाहिए। फिर से सुनिए, ये 2 नंबर है ना, 2 नंबर का इमेज का बनना है, यहाँ पे बनना है, तो ये कैसा है? डिमिनिश्ड है। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? डिमिनिश्ड ही पूछा है। यहाँ पे देखिए डिमिनिश्ड पूछा है, तो इसका मतलब C से बियॉन्ड C होनी चाहिए ऑब्जेक्ट, और बियॉन्ड C होने के लिए हमें फोकल लेंथ पता होनी चाहिए। जितनी फोकल लेंथ होगी उसका 2 टाइम कर दो, जितनी फोकल लेंथ होगी उसका 2 टाइम कर दो, तो C पे पहुंच जाएंगे। और 2 टाइम के बाद भी जितनी डिस्टेंस आ रही है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए F कितना है? 20 है। तो
आर की जो वैल्यू हो जाएगी यानी सी तक की जो वैल्यू 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसका मतलब 40 से ज्यादा होगी, वही इसके लिए कंडीशन वेरीफाई होगी। तो यहाँ पे देखिए पहली कंडीशन आप देख सकते हैं 20 फोकल लेंथ है, 20 फोकल लेंथ है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी 40, 40 का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पहुंच गए। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखी है तो सेम साइज इमेज बनता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी सी और पीछे मतलब बियॉन्ड सी अगर रख दें ऑब्जेक्ट को, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट रखी है तो ये 40 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए, और 40 सेंटीमीटर से ज्यादा ये वाली कंडीशन वेरीफाई है, ये 40 से कम है, ये भी 40 से कम है। तो ये दो कंडीशन तो होगी नहीं। तो पहला जो केस है यानी मिरर ए, तो इसमें पूछा इन विच वन ऑफ द अबव केसेस द मिरर विल फॉर्म अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर। तो आप यहां लिख देंगे कौन सा मिरर हो जाएगा, मिरर हो जाएगा ए, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन उसने पूछा इसका जस्टिफाई कीजिए आंसर को, ऐसे नहीं मानेंगे। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, ठीक है ना, तो बियॉन्ड सी लिख देंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 45 सेंटीमीटर एंड क्या लिखना है, सेंटर ऑफ सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 40 सेंटीमीटर ऑफ द मिरर। तो मिरर की जो आर है वो 40 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस दी आपको ऑब्जेक्ट की 45 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। पहले आपको क्या करना है, एफ देखना है, एफ का 2 टाइम्स कीजिए यानी सी पर पहुंच जाएंगे, सी का मतलब आर पर पहुंच जाएंगे। अगर आर से भी ज्यादा यानी सी से भी ज्यादा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की दी है तो उस कंडीशन में डिमिनिश्ड बन जाएगा, इसका आंसर मिरर ए हो जाएगा। जस्टिफाई और आंसर में आप लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इमेज जो है, डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट की वो ज्यादा है किससे, रेडियस ऑफ कर्वेचर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पार्ट 2। पार्ट 2 क्या कह रहा है आपसे, लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म इन केस 2। केस 2 देखिए, केस 2 मतलब ये, केस 2 पे चलिए और इसमें प्रॉपर्टीज बतानी है तो इसकी बात करते हैं। इसमें एफ कितना है, 15 है, तो एफ 15 है, इसका मतलब हो गया 2 टाइम्स हो जाएगा इसका आर, आर का मतलब सी पे पहुंच जाएंगे। तो ये ऑब्जेक्ट कहां पर रखी, 30 पे ही रखी है, यानी इसके 2 टाइम्स ऑब्जेक्ट रखी है, यानी ऑब्जेक्ट कहां रखी है, सी पे रखी है, तो सी पे रखी है, इसका सेम साइज हो जाएगा। तो आप यहां लिख सकते हैं सेम साइज, कैसा लिख सकते हैं यहाँ पे, सेम साइज। ये बात ठीक है, सेम साइज लिखेंगे, बात समझ में आ रही है ना। तो एफ कितना है 15, तो एफ का 2 टाइम्स कितना होगा 30, 30 का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी आर की वैल्यू हमें मिल गई। और ऑब्जेक्ट कहां रखी है, 30 पे रखी है, तो सी पे रखी है, सी पे रखी है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव, तो कॉनकेव मिरर में सी पे ऑब्जेक्ट रखी है तो सेम साइज इमेज होता है। और कैसा होता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है। तो आप यहां लिख देंगे रियल एंड इन्वर्टेड। कोई से दो पूछे, दो लिख सकते हैं प्रॉपर्टी, तो सेम साइज रियल लिख सकते हैं, साथ में आप इन्वर्टेड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को चलते हैं। व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, व्हाट इज द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर सी। तो मिरर सी की बात करनी है, उसमें नेचर बताना है और साइज बताना है। क्या बताना है, नेचर बताना है और साइज बताना है। तो सी की बात ये हुई भाई, सी का कितना है, एफ, एफ है 30, तो 30 का कितना हो जाएगा 60, ऑब्जेक्ट यहां पर 20 पे, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान सुनिए, एफ ज्यादा है, एफ ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि यहां से यहां तक ये एफ है, ये जो डिस्टेंस दी है आपको कितनी दी है, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए 30 दी है, तो मैं यहाँ 30 लिख दूं, ये हो गया 30। तो ऑब्जेक्ट कहां रखिए 20 पे, यानी पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखिए, ये 6 कंडीशन की बात हो रही है, समझ में आ रही है बात। तो ये 30 जो है एफ की वैल्यू दी है, ऑब्जेक्ट रखिए 20 पर, यानी यहाँ पे देखिए पी, यहाँ पे एफ, ये डिस्टेंस हो जाएगी 30 और ऑब्जेक्ट रखिए यहाँ, तो इसका मतलब बिहाइंड दी मिरर बनेगा इमेज। और पूछा इसमें व्हाट इज द नेचर, नेचर का मतलब वर्चुअल और कैसा हो जाएगा इरेक्ट, तो यहाँ पर आप लिख देंगे ये हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल होगा इरेक्ट होगा, और यहाँ पे एनलार्ज होगा। साइज की बात कर लें तो कैसा हो जाएगा एनलार्ज, तो ये साइज है, साइज ये बताता है एनलार्ज होगा या डिमिनिश्ड होगा, तो एनलार्ज हो गया, तो नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, और ये साइज कैसा हो गया एनलार्ज हो गया। सी के लिए कंडीशन हो गई है, सी वाले के लिए। ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर, तो रे डायग्राम आप यहाँ पे बना सकते हैं, रे डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यहाँ पे कहीं एफ होगा, यहाँ कहीं पी होगा, इसको मैं ऐसे करूं तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखी होगी, एक ऐसे आएगा, और ये एरो जरूर यूज करें, यहाँ पे डालिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आई होगा और ये आर होगा, इन दोनों को ड्रॉ कीजिए पीछे, तो यहाँ पर ये आपका इमेज बन जाएगा। इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। ए बी ऑब्जेक्ट का नाम लिखें, यहाँ पे ए डैश बी डैश इमेज आएगा, रियल हो वो सॉरी वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, एनलार्ज होगा, ठीक है ना। तो डायग्राम भी आप बना सकते हैं, डायग्राम को आप अच्छे से बना लें। पार्ट बी की बात करते हैं, कोई एक अटेंड करना है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर, तो यू की वैल्यू आपको दी है 18 सेंटीमीटर, तो माइनस के 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। An object is placed at a distance of 18 cm from the pole of a concave mirror of focal length, f की वैल्यू दी आपको 12, और एक चीज माइनस जरूर लगाएं, क्योंकि ये यहाँ पर आपको जो मिरर दिया है कॉनकेव दिया है,
कॉन्वेक्स आए तो एफ पॉजिटिव, कॉनकेव आए तो एफ नेगेटिव। 12 सेंटीमीटर दिया, ये आ गया। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज इन दिस केस, यानी v की वैल्यू आपको बतानी है, मिरर फॉर्मूला लगाइए और v का वैल्यू आप उससे ट्राई कीजिए और बताइए क्या आंसर आएगा। प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन अच्छे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है, डाटा सेम दिया है, सेम डाटा दिया है, बस देखिए क्वेश्चन चेंज किए। ये 23 में पूछा है और आप यहाँ देख सकते हैं ये 24 में यहाँ पे लिखना भूल गया था, यहाँ देखिए 23 में पूछा है। सेम डाटा है, केस 1 केस 2, वहाँ ABCD दिया था, यहाँ पे देखिए मिरर नहीं दिया, सारी चीजें 45, बस ये फोकल लेंथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और पीछे वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे F दिया है, यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है, और इस वाले में क्या कर रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट है और यहाँ F है, सेम है। 24 को रिपीट किया डायरेक्ट ये टेबल से, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म इन केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट क्या बात, इसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए फोकल लेंथ कितनी है 20, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है 45, तो 20 का 2 टाइम कितना हो गया 40, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पहुंचेंगे 40 पर। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर गया 45 पर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखी है, बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखी है। तो अभी हमने बताया था यहाँ पर मिरर की कौन सी की बात हो रही है, मिरर और देख लेता हूँ एक बार कौन की मिरर की बात हो रही है, यानी पहले वाली कंडीशन आ गई। तो पहले वाली कंडीशन आ गई, तो आप देख सकते हैं पहले वाली कंडीशन ये आ गई, तो ये आप उससे बताइए डिमिनिश्ड होगा, बिल्कुल होगा, तो आप डिमिनिश्ड लिख सकते हैं। और क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, ये कह रहा है लिस्ट टू प्रॉपर्टीज, तो डिमिनिश्ड होगा, रियल होगा, कैसा होगा रियल, तो यहां लिख सकते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, दो पूछिए ये लिख दीजिए, काम चल जाएगा। बाकी आप डिमिनिश्ड भी लिख सकते हैं। एक ही कंडीशन कौन के मिरर में होती है, जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में हो तब वर्चुअल इरेक्ट और बिहाइंड द मिरर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट बी आपसे पूछा है इन विच वन ऑफ द केसेस गिवन इन द टेबल द मिरर विल फॉर्म रियल इमेज ऑफ सेम साइज एंड वाई, यानी सेम साइज बनाएगा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहनी चाहिए। कहां पूछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी फोकल लेंथ का 2 टाइम्स, तो फोकल लेंथ का 2 टाइम कहां हो रहा है, फोकल लेंथ देखिए यहाँ पे ये 2, ये तो होगा नहीं, यहाँ पे देखिए 15 है, 15 का 2 टाइम 30, बिल्कुल सही है, यानी केस 2 में होगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे इन विच वन ऑफ द केसेस गिवन द टेबल, तो केस 2, कौन सा केस, केस 2 यहां पे लिख देंगे, ठीक है ना। तो केस फर्स्ट की बात इसमें हो रही थी, और ये पार्ट बी में दिया है केस 2 हो जाएगा, ये 15 है, 15 का 2 टाइम 30 हो गया, ऑब्जेक्ट 30 पर केस सेम साइज बनेगा, बिल्कुल नहीं सेम साइज बनेगा, एंड वाई क्यों होगा, तो आप लिख सकते हैं बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 एंड आर आल्सो 30, ठीक है ना, सेम साइज हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां रखी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, नेम द टाइप ऑफ द मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट, तो डेंटिस्ट क्या यूज करते हैं, अभी पीछे भी क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया था, तो कौन के मिरर यूज करते हैं, क्या करते हैं कौन के मिरर, और कौन के मिरर क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें एनलार्ज इमेज चाहिए, और एनलार्ज इमेज कब आता है, जब ऑब्जेक्ट P एंड F के बीच में रखी हो, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन P एंड F। गिव रीजन व्हाई डू दे यूज सच टाइप ऑफ मिरर, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या कौन के मिरर यूज करते हैं, बिकॉज ही वांट्स टू एनलार्ज इमेज, तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज एनलार्ज इमेज, किसकी वजह से, एनलार्ज इमेज के लिए। और एनलार्ज इमेज का मीनिंग क्या है कि एनलार्ज जब ही बनेगा कौन के मिरर में, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन हो P एंड F के, यानी पोल और फोकल लेंथ के बीच में रखी हो, यानी फोकस के बीच में रखी हो। नेक्स्ट पार्ट और करके दिया है, लुक एट द टेबल एंड आइडेंटिफाई द सिचुएशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ विच रिसेंबल्स द सिचुएशन इन विच कौन के मिरर आर यूज्ड बाय सेविंग मिरर्स, तो सेविंग मिरर में यूज किया जाता है, या डेंटिस्ट यूज करें, ऑब्जेक्ट कौन सी P और F के बीच में होनी चाहिए क्योंकि इन्हें इमेज बड़ा बनाना है। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो योर इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस, तो अभी जो बनाया था डायग्राम वही है, यानी P और F के बीच में ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, P और F के बीच में ऑब्जेक्ट होगी, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है F से कम होगी, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस F से कम होगी, तो यहाँ पे देखिए 30 है और ये 30 है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 है, यानी यही कंडीशन वेरीफाई होगी। केस थर्ड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, केस थर्ड की, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं, और इसका रे डायग्राम आप उससे बनाइए, ठीक है। इस तरीके से हम जो है ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जितने भी थे, कौन से क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस को यहां पर कवर कर चुके हैं, जो कि आपको 23 और 24 में आपसे पूछे गए हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।